नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है कि यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो रिकॉर्ड स्तर पर चल रहा है। ये आप देख सकते हो, यूएस रिकॉर्ड्स 41 ईयर हाई इन्फ्लेशन रेट ऑफ 8.4%। आप जस्ट इमेजिन करके देखिए, यूएस के अंदर अगर इन्फ्लेशन 8.4% होगा, इतना तो भारत के अंदर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि वहां पर क्या हालात हो रहे होंगे, क्योंकि उनकी जीडीपी जो है, जो ग्रोथ है, वो मुश्किल से 2%, 3%, 4% तक रहती है। तो अगर उससे कहीं ज्यादा इन्फ्लेशन होता है तो डेफिनेटली ये इकोनॉमी के लिए खतरा होता है। और इसीलिए आप लगातार सुन रहे होंगे कि अब जो वहां की फेडरल रिजर्व है, मतलब कि जो वहां की सेंट्रल बैंक है फेड, वो यहां पर कई सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने को तैयार है। तो देखते हैं इसके बारे में एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर यूएस के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो क्यों लगातार बढ़ते जा रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां पर एसएससी और बैंक का कॉम्बो लेना चाहते हैं, हमारे ऐप पर जाइए, वेबसाइट पर जाइए, वहां पर कोड इस्तेमाल करिए अंकित कॉम्बो, और इससे आपको डायरेक्टली बेनिफिट होगा। इसके अलावा आप बाकी कोर्सेज के लिए अब अंकित 40 का इस्तेमाल कर सकते हैं, ANKIT 40, क्योंकि यहां पर अब आपको 33 की बजाय डायरेक्टली 40% सभी कोर्सेज पर ऑफ मिल जाएगा। इसके अलावा एमसीक्यूज भी आप अटेंड कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, वहां पर स्टोरीज में आपको सभी एमसीक्यूज दिख जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अभी हो क्या रहा है। देखिए, पिछले 4 दशक में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन यूएस के अंदर देखने को मिल रहा है। पिछले 12 महीने का अगर आप आंकड़ा देखोगे, मतलब मार्च टू मार्च का, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वहां पर वो 8.5% चला गया, विच इज फास्टेस्ट ईयर ऑन ईयर जंप सिंस 1981। इनफैक्ट मार्च के पहले अगर आप फरवरी महीने का देखो तो 7.9% के आसपास आ रहा था। और इसमें भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या होता है कि इन्फ्लेशन में ज्यादातर अगर आप देखोगे, उसमें जो हिस्सेदारी होती है वो फूड और फ्यूल का होता है। आपने रिसेंटली देखा होगा कि क्रूड ऑयल वगैरह काफी महंगा हो गया। तो हो सकता है कि यहां पर क्या ये जो इन्फ्लेशन आया है, क्या ये क्रूड और फूड की वजह से आया, वेजिटेबल की वजह से आया? तो अगर आप इन दोनों को निकाल भी देते हो, उसके बावजूद भी वहां पर जो इन्फ्लेशन है, जिसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं, मतलब कि इन्फ्लेशन में से फूड और फ्यूल को निकाल दो तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहा जाता है, तो वो भी आपका 6.5% के आसपास है। मतलब कि इन्फ्लेशन यूएस के अंदर बहुत ज्यादा इस समय देखने को मिलता है, और इसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं उनके ऊपर डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है। वहां पर जो पेट्रोल है 48% महंगा हुआ, एयरलाइन की टिकट 24% महंगा, और इसीलिए फेडरल रिजर्व के ऊपर भी काफी आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने कभी भी इस चीज को एंटिसिपेट नहीं कर पाए कि क्या इन्फ्लेशन यूएस के अंदर इतना ज्यादा सीवियर भी हो सकता है। तो यहां पर अगर मैं फेडरल रिजर्व की बात करूं, सबसे पहले जैसे हमारे यहां पर सेंट्रल बैंक आरबीआई है, वैसे ही वहां की सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व है। तो दिसंबर 2020 में आप देख सकते हो, यहां पर जो फेडरल रिजर्व ने यह कहा था कि उनका जो एनुअल टारगेट होता है इन्फ्लेशन का, वो 2% के अंदर अंदर होता है। तो उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि 2% के अंदर अंदर होगा, और 2021 में जो इन्फ्लेशन है वो 1.8% ही रहेगा। आप सोचिए, यहां पर इतना कम उनके द्वारा अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन आगे चलते चलते अब आप देखोगे तो मार्च 2021 में जो इन्फ्लेशन है वो 2.6%, उसके बाद देखिए अप्रैल के महीने में 4.2%, फिर मई के महीने में 5%, लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और यहां पर फर्दर आप देख सकते हो नवंबर के महीने में 6.8%, और पिछले साल दिसंबर में 7% हो गया, और अभी आप देखिए जैसा मैंने बताया 8.5%। मतलब यूएस के अंदर हर महीने, मतलब मंथ टू मंथ आप देखो, लगातार इन्फ्लेशन बढ़ता गया और ये रुकने का नाम नहीं लिया। और यहाँ पर जो जर्मी पॉवेल है, मतलब जो हमारे यहाँ पर आपने देखा होगा शक्तिकांता दास, ही इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई, वैसे वहाँ के जो फेड के चेयर हैं जर्मी पॉवेल, उनके द्वारा बोला गया कि ये जो इन्फ्लेशन है वो ट्रांजिटरी है। लेकिन ये देखने को नहीं मिला, ट्रांजिटरी नहीं था, ये लगातार बढ़ता गया और अभी भी ये सस्टेन किया हुआ है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इकोनॉमिस्ट हैं उनका यही कहना है कि अगले साल भी जो इन्फ्लेशन है यूएस के अंदर वो काफी इतने ही लगभग स्तर पर रह सकता है। तो यहाँ पर अब जाकर जो फेडरल रिजर्व है उसने अपना जो कोर्स है उसको रेडिकली चेंज किया है। पिछले महीने की बात है, हमने शायद डिस्कस भी किया था इसको लेकर कि जो शॉर्ट टर्म रेट होता है, जैसे रेपो रेट वगैरह आपने देखा होगा भारत के अंदर, तो वैसे ही वहां पर उसको बढ़ा दिया गया है, और अगले 2023 तक हर जो फेड की मीट आएगी तो उसमें इसको इंक्रीज किया जाएगा। देखते हैं वो कितना इंक्रीज होता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर आपके मन में यह आना चाहिए कि जो इन्फ्लेशन है वो इतना तेजी से बढ़ता क्यों जा रहा है। इसका मेन कारण है सिंपल कि 2020 में जब पैंडेमिक आया था तो बिजनेसेस क्लोज हो गए थे, कंज्यूमर्स जो है वो घर में बैठे हुए थे, और उनके पास लगातार सेविंग्स बढ़ता जा रहा था, कई लोगों की नौकरियां यहां पर गई थी। उसके बाद जो इकोनॉमिक आउटपुट है वो रिकॉर्ड गिर गया था। जीडीपी में गिरावट हुई थी 31% यूएस के अंदर, भारत में आपको याद होगा 24% के आसपास गिरावट हुई। उसके अलावा यहाँ पर जो कंपनीज हैं उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट कम कर दिया यहाँ पे, मतलब रिसेशन साफ साफ दिख रहा था। लेकिन ये जो रिसेशन था ना वो लंबा नहीं चलने वाला था। इनफैक्ट इकोनॉमी
एक अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिकवरी किया इकोनॉमी ने, और आप देख सकते हो यहाँ पर गवर्नमेंट ने कई सारे एड प्रोवाइड किए थे, काफ़ी ज़्यादा लिक्विडिटी रिलीज किया था मार्केट के अंदर। फेडरल रिजर्व ने भी अपना जो रेट्स हैं उसको जीरो पर ले आए थे, जो रेपो रेट होता है ना जो बैंक उधार लेते हैं सेंट्रल बैंक से, उसको भी वो जीरो पर ले आए थे। और लास्ट ईयर की बात है, फिर वैक्सीन वगैरह तेजी से आने लग गया, रेस्टोरेंट्स खुलने लग गए, मतलब इकोनॉमी अनएक्सपेक्टेड तरीके से, किसी ने बिलीव नहीं किया था इतना तेजी से ग्रो करना स्टार्ट कर जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, डिमांड बढ़ने लगा, उतना तेजी से सप्लाई नहीं बढ़ पा रहा था। यहाँ पर जो सप्लाई चेन है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, जो कंपनीज हैं वो जॉब रिलीज तो कर रही थी लेकिन वो जॉब फुल नहीं हो रहा था। मतलब इस तरह की सिचुएशन धीरे धीरे आने लग गई। और आपको पता ही है इकोनॉमी के अंदर जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सप्लाई उतना मीट नहीं कर पाएगी उस चीज़ को, तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है वो यहाँ पर जो है बढ़ता हुआ भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन आ रहा था कि इसका जिम्मेदार कौन है। देखिए, कुछ लोग यहाँ पर ब्लेम कर रहे थे डायरेक्टली जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, क्योंकि जो बाइडन के द्वारा एक कोरोना वायरस रिलीफ पैकेज लाया गया जिसमें 1.9 ट्रिलियन डॉलर का ये पूरा पैकेज था। अब देखो, आपने देखा होगा भारत के अंदर भी कुछ पैकेज लाया गया था, लेकिन भारत सरकार ने कभी भी जो पैसा है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के हाथ में बहुत सारा देने का निर्णय नहीं किया। सरकार पैकेज ला रही थी लेकिन वो इनडायरेक्ट तरीके से ला रही थी कि हम निवेश करेंगे, ये चीज करेंगे। और लेकिन यूएस के अंदर क्या हुआ है कि डायरेक्टली लोगों के हाथ में वो पैसा देने की कोशिश की गई है, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो ऑलरेडी इकोनॉमी रिकवर हो रही थी वो और ज्यादा ओवरहीट हो गई। तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन, और लोगों ने यहां पर फिर जो बाइडन के ऊपर कुछ लोगों ने ब्लेम किया, कुछ लोगों ने यहां पर जो सेंट्रल बैंक है वहां की फेडरल रिजर्व, उनके ऊपर आरोप लगाया कि आपने जो रेपो रेट है, मतलब जो शॉर्ट टर्म रेट है, उसको ऑलमोस्ट जीरो किया हुआ है, और इसकी वजह से बहुत सस्ता हो गया लोन लेना, लोगों ने बोरो किया और लोगों के पास डिमांड बढ़ गई इसी की वजह से। तो ये कुछ आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। लास्ट में यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये इन्फ्लेशन कब तक रह सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन रहना इकोनॉमी के लिए सही है, स्पेशली यूएस जैसे इकोनॉमी के लिए जहां पर ग्रोथ ही 2-3-4% की होती है। वहां पर अगर इन्फ्लेशन डबल होगा 8% 9%, तो डेफिनेटली काफी डेंजरस है किसी भी इकोनॉमी के लिए। तो यहां पर अब देखिए, जब तक आप कह सकते हो कि डिमांड को सप्लाई मीट नहीं कर पाएगा, तब तक यहां पर आपका इन्फ्लेशन इतना ही बना रह सकता है। एम्प्लॉयज ने, आप देख सकते हैं कि यहां पर अब जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ है। 6.7 मिलियन जॉब जो हैं वो पिछले साल दिए गए थे। कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जो फेडरल रिजर्व का एनुअल टारगेट होता है 2%, उससे अबव ही रहने वाला है इन्फ्लेशन, मतलब कि वो उसके इन्फ्लेशन नीचे नहीं होगा प्रोबेबली। लेकिन यहां पर आप कह सकते हो कि धीरे धीरे चीजें थोड़ा सा इंप्रूव भी हो रही हैं। कहने का मतलब है जो सप्लाई चेन यहां पर अटका हुआ था, चीजें मूव नहीं हो रही थी, अब वहां पर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव साइन दिखने लगा है। जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पर इंप्रूवमेंट दिखने लगा है। जो फेडरल रिजर्व ने भी, जैसा मैंने बताया कि उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है जिसको जीरो रेट पर रखे थे उसको भी चेंज करना स्टार्ट कर दिया है। पहले की तरह अब कोविड रिलीफ उतना नहीं दिया जाएगा। तो ये सब कहीं ना कहीं, और इसकी वजह से अब एक और चीज है, अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर होता है वो भी तो गिरेगा ना धीरे धीरे, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर भी थोड़ा कम डिमांड करने लगेगा, और जैसे जैसे डिमांड कम होती जाएगी वैसे वैसे यहां पर इन्फ्लेशन में भी थोड़ा रिलीफ देखने को मिलेगा। लेकिन इसका क्या होता है ना, जब भी इन्फ्लेशन यूएस जैसी इकोनॉमी में इतना ज्यादा होता है तो इसका डायरेक्ट असर आपको भारत में भी देखने को मिलेगा। अभी जस्ट ये आंकड़ा आया था, जो सीपीआई का इन्फ्लेशन है वो 17 मंथ्स हाई पर चला गया है। अब देखो, भारत में मैं समझता हूं कहीं ना कहीं जो इन्फ्लेशन है वो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है, मतलब कि विदेश के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो गया, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से हो गया, उसका डायरेक्टली असर भारत में देखने को मिल रहा है। और इसीलिए अभी जब हमारे देश का जो बायलैटरल मॉनेटरी पॉलिसी आती है हर 2 महीने के बाद, जो रिसेंट आया था उसमें आरबीआई ने यही कहा था, शक्तिकांत दास ने यही कहा था कि अभी के लिए हम रेपो रेट को इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ आगे चलकर ये थोड़ा इंक्रीज हो सकता है, ये सभी का मानना है। देखते हैं आगे क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से यूएस के अंदर इन्फ्लेशन क्या है, क्यों है, सब कुछ आपको समझ में आया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इफ टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, इसकी वजह से कौन सा इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलता है? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो लगातार स्टोरीज में डालता रहता हूं, वहां से जाकर आप प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। साथ ही साथ जैसा मैंने बताया, अगर आप एसएससी और बैंक कॉम्बो लेना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा मौका है, यहाँ पर आपको कोड इस्तेमाल करना है अंकित कॉम्बो, इससे आपको यह अवेल करा दिया जाएगा। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।